मैं ब्रादरम एमजद खान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक अहम मंच जनवादी लेखक संघ रांची के साथ जोड़कर मुझे एक अहम प्रोग्राम किस्सा गोई में किस्सा सुनाने मतलब अफसाना सुनाने का मौका फराहम किया। मैं अपने बारे में मुख्तसर में कि उर्दू हिंदी दोनों ज़बानों में लिखता हूँ। इस मौका पर मैं जनवादी लेखक संघ के तमाम मुंतज़मीन जो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में कोशा हैं उनका और नाजरीन का जो इस मंच से जुड़े हुए हैं जूते की दूरी, और एक बार फिर मैं कि आवाज़ मेरी आ रही है या नहीं। उन्वान है पाँव से जूते की दूरी। इनबॉक्स में आ रहा है तो मैं अपनी आवाज़ जारी रख रहा हूँ। आज फिर मेरा बेटा हमेशा की तरह मेरे पाँव छूकर घर से निकला है। पाँव छूने का ये सिलसिला कपड़े पहनते पहनते वो अपनी बूढ़ी माँ के हाथों से गर्मा गर्म चाय लेता है, तलवे घिसे हुए जूते को ब्रश से रगड़कर साफ करता है और बगल में फाइलें दबाए मरी हुई चारपाई पर इस बूढ़े बाप को खांसते हुए देखकर वो रुक जाता है, नज़रें झुकाए मेरे पास आता है, पाँव छूता है, मरी हुई आवाज़ में हर रोज़ यही कहता है, मैं जा रहा हूँ बाबा। और मैं हर रोज़ मशीनी अंदाज में खांसते हुए उसके सर पर हाथ रख देता हूँ। भगवान ने चाहा तो तुझे ये नौकरी सिर्फ। उस वक्त मैं उम्मीदों बीम के दरमियान झूलता रहता हूँ कि नहीं मालूम आज क्या होने वाला है। वैसे हर रोज़ मुझे यही उम्मीद होती है कि आज मेरा बेटा ज़िंदगी के बैंक से टैलेंट का चेक कैश कराकर घर लौटेगा। लेकिन वक्त में मैं दर्द से तिलमिला उठता हूँ, चाहता हूँ कि उसे लौट जाने के लिए कहूँ, लेकिन कह नहीं पाता। कैसे कहता मैं उसे? उसकी पैदाइश के दिन ही मैंने ये फ़ैसला किया था कि इस नन्ही सी जान को अच्छी शिक्षा दिलवाकर नवयुग का ऐसा नागरिक बनाऊंगा जिस पर सारी दुनिया फ़ख्र करेगी। यही वो ख्वाब थे मेरे। अपने हिस्से की एक एक रोटी काट कर जब उसे मैं MSc तक पहुंचाया, तब मुझे उस माह के अंदर नौकरी खुद उसके पास चली आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मैं अंदर से टूटने बिखरने लगा था। रिटायरमेंट के सारे पैसे हाथ से निकलते ही आने वाला कल एक नए सवाल के साथ मेरे बुढ़ापे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा कि बढ़ती हुई महंगाई के साथ अगर बेटी तुम मुस्तकबिल के आईने में पहचान भी नहीं पाओगे। हर नस्ल अपने बाद की नस्ल के बारे में सोचती है कि अगर उसके पास साइकिल है तो उसके बेटे के पास मोटरसाइकिल हो जाए, और पोते की ज़िंदगी के शबो रोज़ कार की तेज़ रफ्तार छाँव में गुजरे। के बारे में, अपने बेटे के बारे में कुछ ऐसे ही ख्वाब देखे थे कि उसे मैं कभी भी लगे हुए जूते और ग्रीस मोबिल से शराबोर पसीना आलूद फैक्ट्री के बदबूदार कपड़े पहनने नहीं दूंगा। वो पढ़ लिख कर अफसर बनेगा, बाबू कहलाएगा, जिसकी सफ़ेद शर्ट बेदाग और हमेशा चांदनी में नहाई हुई होगी, जिसके जूते हल्के फुल्के आईने की मानी चमकते हुए ज़माने की गर्द से बेनियाज होंगे। मेरे बाबा किसान थे। हर रोज़ तपती घर में अपने जिस्म के गिलास में बूंद बूंद पसीना जमा करते, सूरज के होंठों की प्यास बुझाते और धरती के सीने पर कुदाल से वार करके दोपहर का खाना लेकर जब मैं खेत में पहुंचता तो बाबा मेरे सर पर गमछा डालकर मुझे खींचते हुए बांस और फूस से बनी हुई मचान की तरफ ले जाते। अपने साथ मुझे भी सत्तू, आम और बेल का शरबत पिलाते। पी ले बेटा, बाहर लू चल रही है, पेट ठंडा रहेगा तो लू से बचेगा। बाबा की इन बातों पर मेरे छोटे से जहन में बार बार ये सवाल उभरता कि 2 कदम चलकर खेत तक आने जाने में मुझे लू लग सकती है तो बाबा को मुझसे रहा नहीं जाता और मैं पूछ बैठता, इस गर्मी में तुझे लू नहीं लगती बाबा? तब वो हौले से मुस्कुरा देते, पेट के अंदर भी आग है और बाहर भी। बाहर की आग से बचेंगे तो अंदर की आग जला देगी, और अंदर की आग से बचना चाहें तो बाहर की आग जलाएगी। जलना तो हर कीमत पर गरीबों को पड़ता है।
लेकिन मैं तुम्हें इस आग में कभी चलने नहीं दूंगा। किसी बाबू के हाथ पैर जोड़कर फैक्ट्री में तुझे काम पर लगवाऊंगा। वहाँ बड़े बड़े टीन शेड की छांव में सारा काम होता है। गर्मी से बचने के लिए बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं। 7-8 घंटा ड्यूटी और महीना पूरा होते ही पगार। ना धूप में पसीना निकलने का कोई खदशा, ना ही जानवरों से खेत चरने का कोई डर। जब पहली बार मैंने बाबा से इस तरह की बातें सुनी तो खुशी से इस तरह झूम उठा जैसे काली काली घटाओं के दरमियान मोर। फिर मैं आसमान को छूने के लिए बेताब नजर आने लगा। इसके साथ ही साथ एक ख्वाब मेरी कम उम्र आँखों में भी पलता रहा। हर माह ढेर सारा पगार मिलेगा, उसे बड़े से बक्स में जमा करूँगा, गांव के सारे खेत खरीद लूँगा। बाबा रातों रात एक गरीब किसान से ज़मींदार बन जाएंगे। अपना पक्के का घर होगा, नौकर चाकर होंगे, बहुत कुछ होगा। वक्त की धरती पर चलते चलते मैं भी जवान होने लगा। रात को सोते जागते मेरे अंदर सायरन की आवाज़ें गूंजने लगी, जैसे मुझे कोई आवाज़ दे रहा है। फैक्ट्री की मशीनें चिंगाड़ चिंगाड़ कर मुझे बुला रही हैं। चिमनियों के धुएं सिग्नल देकर मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं। इधर बाबा मुझे जल्द से जल्द अपने दोस्त के पास शहर भेज देना चाहते थे, जो किसी फैक्ट्री में काम करते थे। बहुत पहले जब फैक्ट्री वाले उनके दोस्त अपना खेत देखने के लिए गांव आए तो बाबा मुझे अपने साथ लेकर उनके पास गए थे। मुझे उनके पाँव छूने के लिए कहा था और बताया था, ये मेरा बचपन का दोस्त है, शहर में रहता है और फैक्ट्री में काम करता है। बड़ा होकर तुझे भी उनके पास भेज दूंगा, इनके पास भेज दूंगा। साहब से बातचीत करके किसी काम में लगवा देंगे। अभी छोटा है। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बाबा से बोले, बड़ा होने दो फिर मेरे पास भेज देना। फैक्ट्री में किसी भी साहब से कहकर कोई काम लगवा देंगे, तुम चिंता ना करो। बाबा के लिए मैं हर रोज़ खेत में सत्तू, प्याज, मिर्च और अचार लेकर जाया करता और हर रोज़ उन्हें खेतों से लड़ते झगड़ते मिट्टी में लथपथ पाकर वहाँ रुकना चाहता, लेकिन बाबा मुझे खेत में कभी रुकने नहीं देते। हर रोज़ मेरे हाथ से कुदाल छीन लेते और फैक्ट्री के सुहाने ख्वाब दिखाकर घर भेज देते। बरसों बाद बाबा के वही फैक्ट्री वाले दोस्त अपने खेतों की बुआई कटाई के लिए गांव आए। वापसी में बाबा ने मेरा हाथ उनके हाथ में पकड़ा दिया। कंधे पर झूलते हुए गमछे से अपनी आंखों के किनारे को साफ करते हुए बोले, आज इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी किसानों की इज्जत कोई नहीं करता। खाने के लिए कभी कभी पैसे जुटा पाने फैक्ट्री वालों की आज भी पूजा होती है। शहर की भूल भुलैयों में अपने इस बाबा को याद रखना। तब से लेकर लू की जद में आ गए, खेत में ही चकरा कर गिरे और मिट्टी से हमेशा हमेशा के लिए चिपक गए। कुछ दिनों के बाद मैं अपने साथ माँ को शहर ले आया। यहाँ भी उनकी तबीयत बहाल नहीं हुई। बाबा के गम में बद से बदतर होती चली। इस बीमारी में भी उन्हें सिर्फ एक ही धुन थी, मेरे सेहरे की। बाबा की मौत के साल लगते ही माँ ने गांव की एक भोली भाली लड़की को मेरी ज़िंदगी की खूंट से हमेशा के लिए बांध दिया। साल भर के अंदर ही पोते को खिलाने पिलाने और नहलाने धुलाने से लेकर पेशाब पाखाना साफ करने का सारा सुख माँ को नसीब हुआ। वो बाबा के गम को आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगी, लेकिन एक दिन अचानक पोते को नहलाने के दौरान दिल का दौरा पड़ा और वो अपनी होने वाली पोती को बगैर खिलाए पिलाए ही हमसे नाराज़ होकर बाबा के पास चली गई। अब इस बुढ़ापे में मेरी बीवी भी डोर मेरी तरफ से खींच लेना चाहती है। उसकी बीमारी ऐसी है कि ठीक ही नहीं होती। काफ़ी इलाज करवाया। डॉक्टर का कहना है कि पित्त में पत्थर है। इस उम्र में ऑपरेशन ख़तरे से खाली नहीं। ऑपरेशन के नाम से ही वो नाना कहना शुरू कर देती है। बहुत डरती है, कहती है कि मर जाऊंगी। आज सोचता हूँ कि अगर डॉक्टर के कहने पर ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाती तो पैसे कहाँ से आते। घर का चूल्हा भी वक्त के आंसू कहाँ से दे पाएगा। इधर कुछ दिनों से मेरी बेटी काफ़ी उदास रहने लगी थी।
मेरा बेटा उसके मुरझाए हुए गुलाब चेहरे की शगुफ्तगी लौटाने के लिए सुबह से शाम तक और कभी रात ढले खामोश कदमों के साथ घर लौटा करता था। रोज़ाना घर से बाहर निकलते वक्त मेरी बेटी बड़े अरमानों से लंच भरा पैकेट उसके हाथों में देती, बरामदे के पाए से टेक लगाए उसे जाते हुए देर तक देखती, प्रार्थना करती। शाम ढले वो फिर उसी पाए के पास आकर खड़ी हो जाती, चमचमाते हुए खुशियों भरे चेहरे के लौटने का इंतज़ार करती। लेकिन दूर से जब अपने भाई की चाल में डगमगाहट के साथ नाउमीदी की झलक दिखाई पड़ने लगती तो वो अपने दुपट्टे से चेहरे को पोंछते हुए अंदर कमरे में चली जाती। जब उसे लगता कि दूसरे कमरे तक उसकी सिसकी पहुंच जाएगी तब वो चुप हो जाती और लोटे में पानी भरकर आंगन में चली जाती, मुंह धोती और किचन की तरफ बढ़ जाती। ये सब कुछ देखते देखते मेरे साथ पत्नी की आंखें भी सूज चुकी थीं। उसकी सूजी हुई आंखें ऐसे वक्त में जब भी मेरी तरफ उठती तो ऐसा लगता जैसे कह रही हूँ, तुमने मेरे बेटे को गुमराह किया है, तुम गुनाहगार हो। मैं वाकई अब अपने आप को अपने बेटे का गुनाहगार समझने लगा था। आज मैं उसके लौटने का इंतज़ार कर रहा था, खुद को समझना और उसे समझाना चाहता था कि रात यही कोई 9 बजे के आसपास एक बार फिर वो नाउमीद घर लौटा। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, जिस्म का एक एक अंग टूटा हुआ था, चाल लड़खड़ाहट थी, आंखों के सामने जैसे घना अंधेरा छाया हुआ था, बाल बिखरे और धूल में अटे हुए थे। हर रोज़ चुपचाप कमरे में दाखिल होता था, किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन चारपाई शायद दरवाजे के पास होने की वजह से मेरी तरफ एक नज़र देखता ज़रूर था। आज भी उसकी नज़रें मेरी तरफ उठी हुई थीं, लेकिन उस वक्त बेटे से नज़रें मिलाने की ताब मुझ में कहाँ थी। उसका टूटता बिखरता वजूद मेरी झुकी हुई पलकों से अक्सर सवाल करता, बापू अगर तूने वक्त पर मेरा रजिस्ट्रेशन कंपनी में करवाया होता तो मैं दर बदर भटकने के बजाय आज तेरी जगह काम कर रहा होता। लेकिन मुझे तो कंपनी और कंपनी की बड़ी बड़ी आग उगलती हुई भट्टियों और धुआं फेंकती हुई चिमनियों से चिढ़ थी। मैंने कंपनी के आईने में नई और पुरानी तस्वीरों को उलट पलट कर बहुत करीब से देखा था। सेहतमंद चेहरों पर धूल की गर्द जमते ही आंखें धंस जाती थीं, गाल पिचक जाते थे और भट्टियाँ 60 साला ज़िंदगी का सारा रस निचोड़कर इंसानों की हड्डी पसली पर रिजेक्ट का मुहर लगाकर बेकार शय की तरह मशीनों के ज़रिए बाहर फेंक देती थी। मैं भी खुश था, लेकिन ये क्या हुआ? चिमनियों और भट्टियों से बचाने के बाद भी 2 साला नौकरी की तलाश ने दफ्तर मेरे खूने जिगर को इतना तड़पाया था कि आज उसकी हालत भट्टियों और चिमनियों के आसपास ज़िंदगी गुजारने वालों से भी बदतर हो गई थी। जवानी में बुढ़ापे का रोल निभाते देखकर मुझे अपने बेटे पर तरस आ जाता, लेकिन इसका जिम्मेदार मैं खुद खुद को समझ रहा था, इसलिए हमेशा मेरा सर उसके सामने झुक जाया करता। आज भी मेरा सर गुनाह के बोझ से झुका हुआ था। माँ से नज़रें बचाकर वो आगे बढ़ गया। आंगन में उसने देखा कि बहन चेहरा धो रही है। वो फाइल शेल्फ पर रखते हुए कुएं के पास पहुंचा। मुंह हाथ धोने के बाद हमेशा की तरह आंगन में रखी हुई चारपाई पर औंधे मुंह लेट गया। बहन ने भाई के लिए पहले चाय बनाई, फिर 3-4 रोटियां सेंक कर उठ गई। भैया खाना खा लो। वक्त की ठोकर खाए हुए भाई ने जब अपनी आंखें ऊपर उठाईं तो छोटी बहन की आंखों की वीरानी में उदासी के ढेर सारे परिंदों को फड़फड़ाते देखकर वो ठिठक गया। नज़रें चूल्हे की तरफ उठ गई। तुम्हारा चूल्हा तो बुझ रहा है, लकड़ी या कोयला क्यों नहीं डालती? ईंधन नहीं है, बापू से बोली थी। लेकिन वो चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए सिसक पड़ी। पगली, चलो तुम रोटी बनो, ईंधन का इंतज़ाम मैं करता हूँ। उसने उठकर मजबूती से अपनी बहन का हाथ थाम लिया। कुछ देर वो यूं ही आसमान की तरफ खाली निगाहों से देखता रहा।
फिर तेज़ी से कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं अंदर कमरे में चारपाई पर लेटा लेटा खिड़की से किचन का सारा मंजर देख रहा था। मेरी पत्नी भी मेरा साथ देने के लिए मेरी चारपाई पर आकर पायताने बैठ गई थी। उसकी आंखें भी आंसुओं से तर थीं कि तभी दूसरे रूम से पुराने संदूक के खुलने की आवाज़ आई। फिर थोड़ी देर के बाद खटखट की तेज़ आवाज़ हुई, वही जानी पहचानी सी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जिस्म कँपकँपाने लगा। तभी मैंने देखा कि मेरा बेटा एक हाथ में डिग्री की फाइलें लिए, पाँव में मेरे ही बोसीदा आहनी जूते पहने खट खट करता हुआ कमरे से बाहर निकला और किचन के पास आकर ठहर गया। बहन ने भाई के इरादे को भांपते हुए हाथ से फाइल छीनना चाहिए, लेकिन भाई ने बहन के हाथों को झटकते हुए अपनी डिग्री की सारी फाइलें चूल्हे में डाल दी। ईंधन मिलते ही एक बार फिर चूल्हे का मुंह रोशन हो गया। मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। खाने पीने से लेकर ज़रूरत की सारी चीज़ें तुम्हें वक्त पर मिलेंगी। मेरे बेटे ने भारी भरकम आईनी जूते की तरफ देखते हुए आगे कहा, मेरी बहना के लिए किराया कोई मसला नहीं रहा। हमारी मर्ज़ी से गाड़ियाँ यहाँ रुका करेंगी। बेटे के पाँव में अपने ही भारी भरकम बदबूदार आहनी जूते को देखकर मेरी बूढ़ी आंखों में गुस्सा समाता चला गया। पत्नी ने हाथ पकड़कर बिठाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके हाथों को इस तरह झटक दिया कि वो बिलबिला उठी। तड़ाक तड़ाक, हरामखोर, क्या मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए पढ़ाया था कि तुम पढ़ लिख कर कूली कबाड़ी की नौकरी करो और इस भारी बदबूदार जूते को पहनकर फैक्ट्री जाओ? फ़ौरन उतारो इसे, फ़ौरन उतारो इस जूते को, नहीं तो। मैं गुस्से से कांप रहा था, लेकिन जब एक फर्माबरदार बेटे की तरह मेरे हुक्म को हर्फ आखिर मानकर जूते मेरी तरफ बढ़ाने लगा, तब मेरी बूढ़ी आंखों के कैमरे ने बीमार बीवी और जवान बेटी के पज़मुर्दा चेहरे की तस्वीर यके बाद दीगरे खींच ली। मैंने हड़बड़ाकर जूते वापस उसके पाँव के पास रख दिए। मेरे और तेरे जूते का नंबर लगता है एक ही है बेटा। मेरे और तेरे जूते का नंबर लगता है एक ही है बेटा। मेरे सीने से अलग होते ही उसने पहले अपने पाँव को देखा, फिर मेरे पाँव को। खटखट की वही आवाज़ और बाबा का सदियों पुराना मुस्कुराता चेहरा एक बार फिर मेरी आंखों के सामने घूम गया। नाजरीन, कहानी यहाँ अपने इख्तिताम को पहुँचती है। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त कि कलम चलता रहे। और इन दिनों इस फॉर्म से ही मैं अपनी बात कुछ लोगों को मालूम है, एक दो दोस्त हमारे इसमें जुड़े हुए भी हैं, जैसे गालिब नश्तर हैं, उन्हें इस बात का इल्म है कि एक नावल अभी बिल्कुल मुकम्मल हो रहा है हमारा, लॉकडाउन 360 के नाम से, और वो बहुत जल्द हो सकता है कि महीने 2 महीने के अंदर मंज़र-ए-आम पे आ जाए। उर्दू के साथ साथ हिंदी में भी उसकी इशाअत जो है वो होनी है। 2021 साल इशाअत हम उसको समझते हैं, हालांकि दिसंबर में इशाया होना था। और अब ये है कि अपने बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कह पाना मेरे लिए इस वक्त मुश्किल है, क्योंकि चैट में कुछ बातें या आपकी कुछ तहरीर अगर आई तो फिर बहुत अच्छा। बरकात साहब का शुक्रिया, शुक्रिया का शुक्रिया कि आपने मुझे सुना और कहानी के मुतालिक एक लफ्ज़ में शुक्रिया कह के मुझे भी शुक्रिया कहने का मौका इनायत किया। शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम लोगों का। शुक्रिया मुस्तकीम भाई कि आपकी बेस्ट विशेस पहुँच गई हैं। चलिए ठीक है एमजेड खान भाई, अगर आपकी इजाज़त हो तो ये लाइव सेशन कंक्लूड किया जाए।
या फिर जैसा आप बेहतर समझे। और आखिर में मैं जनवादी लेखक संघ जो इस तरह का प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा है, एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, एक बहुत बेहतर प्रोग्राम। मुझे लगता है कि कम से कम मुझ जैसे एक छोटे से फ़नकार को एक प्लेटफॉर्म आपने फेसबुक लाइव के ज़रिए इनायत किया, और इस बहाने ये सारी चीज़ें यूट्यूब या फिर दूसरी चीज़ों का हिस्सा बनेंगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। और ये एक यकीनन लॉकडाउन के एक ऐसे वक्त में जब हम सब घरों में सिमट कर रह गए हैं और हमारी ज़िंदगी के दरमियान मास्क हायल हो गया है, तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स ही बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ऑनलाइन के ज़रिए हम एक दूसरे से जुड़ते हैं और अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं और दूसरे तक हमारी बातें पहुंचती हैं। और ये सिलसिला मैं फिर जिन लोगों ने शुरू किया है, और बड़े हर संडे, तो हम लोगों की मसरूफ़ियत के बावजूद बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ते हैं, और सुनने सुनाने और किस्सा गोई का ये सिलसिला जो रोज़े अज़ल से जारी है, और ये सिलसिला आज भी उसी ज़ोर शोर से चल रहा है और आइंदा भी चलता रहेगा। तो मैं एक बार फिर तमाम उन लोगों का जो यहाँ मौजूद हैं, और उन तमाम जनवादी लेखक संघ के मुंतज़मीन का कि आपकी एक आवाज़ पे हम फिर से किसी भी मौके पर जो है इस तरह की किस्सा गोई या किसी दूसरे प्रोग्राम में भी शामिल होते रहेंगे। क्योंकि अब आपने मुझे जोड़ लिया है, तो ये मेरी भी अपनी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपके साथ जुड़ूँ, आपके साथ रहूँ, और इंशाअल्लाह इसके बाद जो प्रोग्राम रहेंगे उस संडे शाम को 7 बजे मैं वक्त निकाल करके आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बस ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। आप ख़ुद भी सेफ़ रहिए और दूसरों को भी ऐसे वक्त में सेफ़ रखें। ज़िंदगी बहुत अहम है हम सब के लिए, और ज़िंदगी है तो हम सब एक दूसरे के साथ इसी तरह से जुड़ते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।